उत्तराखंड इतनी शांत जगह थी, देहरादून तो स्पेशली कभी हमने सुना ही नहीं था, लेकिन आज दिन दहाड़े जो है आपने पिछले 15 दिनों में देख लिया कि आ रहे हैं, दिन में ही आ रहे हैं, शूट कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। कहाँ है भाई आपका इंटेलिजेंस? पुलिस कहीं ना कहीं सरकारी दबाव में आकर कहीं ना कहीं अपराधियों और माफियाओं के साथ हैंड इन ग्लोव होकर उनके साथ संलिप्त तो हो जा रही है। बीजेपी से कोई प्रवक्ता यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि जब हमने कॉल करके उनको बुलाने की कोशिश की तो कहा गया कि डिजिटल में उनका बैठना बंद कर दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी जो है ये उसकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मैं कहता हूँ ये डेड इंजन की सरकार है। आपने आज भी देखा होगा प्रदर्शन में नीले झंडे लेके लोग कुछ भीम आर्मी का नाम लेकर घुसे, उनमें से एक भी व्यक्ति भीम आर्मी का पदाधिकारी नहीं है और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये झूठ और छल और भ्रम फैलाने का जो काम चल रहा है, इसके लिए राज्य की सरकार अपने चोरी किए गए पैसे से, लूटे गए पैसे से और भ्रष्टाचार के पैसे से ऐसे लोगों को पोषित करने का काम कर रही है ताकि कांग्रेस को रोका जा सके। लोग पुलिस में जाने के लिए भी मतलब कि परेशान हो रहे हैं कि नहीं जाना है क्योंकि हमें न्याय मिलना नहीं। और सरकार मौन रहे तो समझ लेना चाहिए कि शासन नहीं शमशान नीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो केवल इन चीजों में इन्वॉल्व है कि मेरी सरकार कैसे बचे, चाहे अंकिता भंडारी का केस में वीआईपी का नाम कैसे उजागर न हो। तो उत्तराखंड के युवाओं को जिस तरीके से बदहाल स्थिति में सरकार ने छोड़ा है, 10 सालों से इन लोगों ने जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटकर, क्षेत्र के नाम पे बांटकर जनता को गुमराह करके जो है शासन किया। जो यूपी से उत्तराखंड बना, इससे फायदा पता किसको हुआ? जो प्रधान के योग्य नहीं था, आज वो कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है। न उसको काम करना आता, न उसके अंदर इतनी अक्ल, और उसका जो है उसका भुगतान कौन भुगत रहा है? उत्तराखंड की आम जनता। नमस्कार, न्यूज 31 का खास प्रोग्राम प्रश्न प्रहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। कभी शांति और सुरक्षा की पहचान रहा देहरादून आज अपराध की वारदातों से हिल गया है। 29 जनवरी को विकास नगर में छात्रा मनीषा तोमर की धारदार हथियार से हत्या की जाती है। 31 जनवरी को ऋषिकेश के शिवाजी नगर में प्रीति को गोली मार दी गई। 2 फरवरी को देहरादून के दूल्हा बाजार में गुंजन की चापड़ से हत्या हुई। 11 फरवरी को तिब्बती मार्केट के बाहर कारोबारी अर्जुन की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 13 फरवरी को सिल्वर सिटी मॉल में प्रॉपर्टी डीलर विक्रम शर्मा की दिन दहाड़े हत्या ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन लगातार बढ़ती घटनाओं ने कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा पर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। प्रशासन ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ अधिकारियों के बदलाव से अपराध की ये बढ़ती लहर रुकेगी या फिर ये सिलसिला जारी रहेगा? क्या शहर फिर से अपनी खोई हुई शांति और सुरक्षा की पहचान लौटाएगा या अपराध की बढ़ती घटनाएं ही इसका नया चेहरा बन जाएंगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। जिस शहर को सुकून की राजधानी कहा जाता था, जहां पहाड़ों की गोद में बसी वादियां शांति, शिक्षा और सुरक्षित जीवन की पहचान थी, वहीं देहरादून आज अपराध की खबरों से सुर्खियों में है। कभी सिटी ऑफ लव के नाम से पहचाना जाने वाला दून अब सिटी ऑफ क्राइम बनने की चर्चा में है। राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी मॉल के पास जिम से लौट रहे प्रॉपर्टी डीलर विक्रम शर्मा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उससे पहले तिब्बती मार्केट के बाहर कारोबारी को सरेआम निशाना बनाया जाता है और उससे पहले भी शहर में चाकू, चापड़ और गोलियों से कत्ल की कई वारदातें सामने आ चुकी हैं। हैरानी की बात यह है कि घटनाएं किसी सुनसान जगह नहीं, बल्कि शहर के सबसे व्यस्त और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हो रही हैं। अपराधी आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। सवाल ये है कि क्या अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म हो चुका है? क्या राजधानी की सड़कों पर अब आम नागरिक की सुरक्षा सिर्फ एक दावा बनकर रह गई है? इन लगातार हो रही घटनाओं के बाद सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए और देहरादून की पुलिस कमान में बदलाव किया है। सरकार का कहना है कि ये कदम कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ अधिकारियों के तबादले से जमीन पर हालात बदल जाएंगे? क्या इससे अपराधियों में कानून का भय दोबारा स्थापित हो पाएगा या ये सिर्फ बढ़ते जनाक्रोश को शांत करने की एक कोशिश है? क्योंकि सच्चाई ये है कि हर वारदात के बाद जांच
सीसीटीवी और कार्रवाई की बात होती है, लेकिन अपराध का सिलसिला रुकता नजर नहीं आता। आज देहरादून एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां फैसला सिर्फ प्रशासन को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को लेना है। क्या दून को फिर से शांति और सुरक्षा की पहचान दिलाई जाएगी या गोलियों की गूंज ही इस शहर की नई पहचान बन जाएगी? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं आशीष सैनी कांग्रेस से, राकेश ध्यानी यूकेडी से और कर्नल कैलाश देवरानी स्वाभिमान मोर्चा के सचिव हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसा कि आशीष जी आप देख रहे हैं, आप तीनों ही देख रहे हैं कि बीजेपी से कोई प्रवक्ता यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि जब हमने कॉल करके उनको बुलाने की कोशिश की तो कहा गया कि डिजिटल में उनका बैठना बंद कर दिया गया है। हालांकि इसके पीछे जो भी कारण है ये आप और जनता अच्छे तरीके से समझ ही गए होंगे। आशीष जी, आप इससे शुरुआत कर लेती हूँ। क्या उत्तराखंड को किसी की नजर लग गई है क्या? क्यों आपराधिक मामले इस तरीके से बढ़ रहे हैं, या नफरती बीज जो बोए जा रहे हैं उसका असर तो नहीं है क्या? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पिछले लगभग 5-6 महीने से उत्तराखंड की सरकार और उनके मुखिया लगातार कई एक नैरेटिव पर और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो एजेंडा क्या है कि लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करना और प्रत्येक मामले में हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढना। इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के प्रयास में उन्होंने अपराधियों के संरक्षण का भी काम कर लिया। आज जो अभी एक घटना जो विक्रम शर्मा नाम के व्यक्ति की बताई गई, वो एक हिस्ट्री शीटर है और गैंगवार में उस पर हमला हुआ। तो ये बताइए, गैंगवार करने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना, फिर उसको यहाँ पर पनाह देने का काम करना, और अगर इंटेलिजेंस फेल्योर है तो इंटेलिजेंस फेल्योर भी इसी वजह से है क्योंकि उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमारी हमेशा एक वो रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक जो मत है वो ये है कि पुलिस का डर होना चाहिए, पुलिस और प्रशासन का डर रहना चाहिए अपराधियों के मन में, लेकिन डर उल्टा जनता के मन में है। पुलिस कहीं ना कहीं सरकारी दबाव में आकर कहीं ना कहीं अपराधियों और माफियाओं के साथ हैंड इन ग्लोव होकर उनके साथ संलिप्त तो हो जा रही है। और कई मामले तो ऐसे जो प्रॉपर्टी जुड़े हुए हैं, कई 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज में यदि पुलिस के लोगों को इन्वॉल्व कर दिया गया है तो वो उनके इशारों पर काम करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को न्याय मिलना या फिर सुरक्षा महसूस कर पाना, ये दोनों काम संभव नहीं हो पा रहे हैं। सबसे अधिक गंभीर मामला ये है कि महिला अपराधों को लेकर और जमीन से जुड़े अपराधों को लेकर यदि थाने में शिकायत पहुंचती भी है तो पुलिसकर्मी उस पर तुरंत रिएक्शन करने के बजाय ये देखते हैं कि ऊपर से कोई आदेश आएगा या ऊपर से इशारा प्राप्त कर ले, तब जाकर वो उस पर कार्रवाई करते हैं। यानी जो सामान्य जो गतिविधि होती है अपराध को समाप्त करने के लिए, यानी शिकायत को प्राप्त करना, उसे दर्ज करना, वो सामान्य काम भी पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है क्योंकि राज्य की सरकार ने उनको ऐसा करने से रोका हुआ है। वो चाहते हैं कि अपराध की दर कम हो, कागजों में और रिकॉर्ड में अपराध कम दिखाए जाए। इसके लिए अपराधियों को खुली छूट मुझे लगता है कि दे रखी है, ऐसी छूट नहीं दी जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का और प्रशासनिक फेल्योर की जिम्मेदारी राज्य सरकार को लेनी होगी। आप मैक्सिमम जो पुलिस कर्मी है उनको लाइन में भेजकर लगभग आधी फोर्स आज उत्तराखंड राज्य की पुलिस लाइन में पड़ी है। तो आप उनको जब चार्ज नहीं देंगे, रिशफलिंग नहीं करेंगे, उनके काम करने के जो घंटे हैं उनकी सीमित नहीं करेंगे, तो परफॉर्मेंस का है। आप ये देखिए, बाजारों में किसी भी शहर में चले जाइए, रास्ते में भीड़ है या बहुत अधिक जाम है या इंक्रोचमेंट है, पुलिस कहाँ है? पुलिस गायब है। आज शाम होने के बाद बहुत कम है कि पुलिस मिलती है। गश्त के लिए जो पेट्रोल और डीजल की व्यवस्था पुलिस के लिए करनी चाहिए वो नहीं की जा रही है। इसका मतलब ये है कि सरकार ने खुद ही मान लिया कि अब वो कुछ करने में सक्षम नहीं है। वरना हमने वो दौर भी देखा है कि एक अकेला कांस्टेबल पूरे थाने को चलाता था, पूरे थाने की सुरक्षा करने में सक्षम था। आज के समय में वो स्थिति नहीं है। उत्तराखंड की जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई है, भ्रष्टाचार चरम, और सरकार हिंदू मुस्लिम का जो तड़का है वो लगाने में लगी हुई है जगह जगह। आशीष जी, वैसे देखिए इसमें ना कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या ये मान लें कि जिस तरीके से आपने देखा कि देवभूमि में पहले काफी सारे प्रदर्शन किए गए थे तो उस वक्त तो पुलिस का बहुत ज्यादा तांता लगा हुआ था, जनता को रोकने के लिए पुलिस है लेकिन अपराध रोकने के लिए नहीं, फिर तो ये मान ले जनता कि जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मुख्यमंत्री आवास कूच होगा या फिर जनता अपनी हक की बात करेगी तो फिर पुलिस पता नहीं कहां से आ जाती है। क्या माने जनता इसको? अभी कुछ प्रदर्शन अभी पिछले दिनों में हुए, जब नकल वाला मामला हुआ, उसके बाद अंकिता भंडारी वाला मामला हुआ, तो अगर प्रदर्शनकारी 500 होते थे तो पुलिस के लोग 700 होते थे।
जब उस वक्त पुलिस के लोग मौजूद है हकीकत, तो उन पुलिस कर्मियों को क्योंकि लाइन से लाया जाता, लाइन होती है पुलिस लाइन, वहां से लाया जाता है और वापस उसी लाइन में भेज देते हैं। हमें कह रहे हैं जिनको पुलिस लाइन से आप निकाल रहे हैं उनको सैलरी भी पूरी मिल रही है, सरकारी सुविधाएं भी पूरी मिल रही है, आपका प्रशासनिक तंत्र उनका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा है? इसका एक प्रमुख कारण है कि जिन पुलिस के लोगों के साथ आपस में माफियाओं के तालमेल ठीक है, उनको आप थानों में और जिम्मेदारियों में रख रहे हैं और जिनके नहीं है उनको आप लाइन में भेजकर उनकी जो क्षमता है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस भर्ती में बहुत सारे जो उनका रेगुलर ट्रेनिंग का काम है वो भी नहीं हो पा रहा है और खासकर जो गश्त के लिए और इंटेलिजेंस के लिए जो हमें अतिरिक्त फंड की आवश्यकता होती है उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आती हूँ आपके पास। हमारे साथ राकेश जी भी है। राकेश जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, यूकेडी किस तरीके से इन आपराधिक मामलों को देख रही है उत्तराखंड में, क्योंकि वो उत्तराखंड तो नहीं है जिसे बनाने की कोशिश की गई थी, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही बात है कि जो अवधारणा हमने राज्य की ली थी उसमें कि कैसा राज्य होना चाहिए, ये उसका पूरा उलट है। और वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान में जो पुलिसिया कार्यशैली है, ये टोटली जो है असक्षम नेतृत्व कि जो हमारे प्रदेश का जो मुखिया है वो टोटली असक्षम है अपनी सीट का जो उसकी जो उसके बाद कार्यभार है उसको संभालने के लिए वो सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से आज प्रदेश की ये स्थिति हो चुकी है। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो माफियाओं द्वारा आज सरकार चलाई जा रही है। बाहर के पूरे जो पूंजीपति थे, जो माफिया थे, वो आज उत्तराखंड में बस चुके हैं, उत्तराखंड में पूरा काम कर रहे हैं, सरकार चलाने का पूरा काम उनके पास है। अब आप जो कल मर्डर हुआ है राजपुर रोड पे, जो ये विक्रम शर्मा जी नाम जो जिनका आ रहा है, तो ही बिलोंग्स टू झारखंड। और मैं आपके संज्ञान में ये चीज लाना चाहता हूं कि उनको लाने वाला भी हमारे प्रदेश के कोई एक मुख्यमंत्री थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम सुनना है तो हमारे खानपुर के विधायक चिल्ला के आजकल उनका नाम लेके बोल रहे हैं। तो स्थिति ये बन चुकी है कि जब आप माफियों को यहाँ पे लाएंगे तो माफिया तो अपने हिसाब से चलाएंगे। उत्तराखंड इतनी शांत जगह थी, देहरादून तो स्पेशली कभी हमने सुना ही नहीं था, लेकिन आज दिन दहाड़े जो है आपने पिछले 15 दिनों में देख लिया कि आ रहे हैं, दिन में ही आ रहे हैं, शूट कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। कहाँ है भाई आपका इंटेलिजेंस? क्या आपकी पुलिसिया शैली है? पुलिस का भय तो रहा ही नहीं है और न सरकार के ऊपर किसी को विश्वास रहा है। आज लोग पुलिस में जाने के लिए भी मतलब कि परेशान हो रहे हैं कि नहीं जाना है क्योंकि हमें न्याय मिलना नहीं है। पुलिस आपकी FIR लिखने को राजी नहीं है। इसमें 1-2 उदाहरण मैं आपको दे दूं। अभी कोटद्वार में जो दीपक प्रकरण हुआ था, दीपक ने कौन सा गलत किया भाई? अगर किसी बजरंग दल वाले जो है किसी को मारने के लिए जा रहे हैं, उसने बोल दिया मैं मोहम्मद दीपक हूं, बताओ क्या करोगे आप? क्या बजरंग दल ने ठेका ले रखा है कि जो स्टेट पुलिस को जो काम करना चाहिए, ये पहले तो ये कोई काम किसी का नहीं है। कौन होते हैं बजरंग दल वाले? अगर बजरंग दल वाले ने ही कानून व्यवस्था बनानी है तो पुलिस को हटा दीजिए, फालतू हमारा टैक्स का पैसा बचेगा। आप अभी हरिद्वार में जो गोली चली थी, उसी प्रकरण में देख ली कि जो विक्टिम है उसको पुलिस ने मुकदमा ठोक के उसको अंदर कर दिया और जो मारने वाले थे, डंडों से मारने वाले थे, वो जो है आराम से शेर बन के बाहर घूम रहे क्योंकि वो भू माफिया था। ऐसे न जाने कितने केस यहाँ पे हो गए हैं। ऋषिकेश का केस ले लीजिए, विकास नगर का केस ले लीजिए, ये सब केसेस चलते आ रहे हैं। तो मतलब ये हो गया कि पुलिस का जो इंटेलिजेंस है वो टोटली फेल्योर है। उनके पास कोई इंफॉर्मेशन लेने की ताकत नहीं है और पुलिस के पास कोई कार्य करने की ताकत नहीं है। आज एक आदमी बिल्कुल बिना डर के चल रहा सड़क में, हर घर में शराब बिक रही है और सड़क में इसलिए निडर होकर चल रहा है कि पुलिस क्या करेगी? 100 रुपए में पुलिस, अगर 500 रुपए का मेरा, अगर मैं रॉन्ग साइड चल रहा हूँ, 500 रुपए का मेरा चालान होता है तो उत्तराखंड पुलिस 100 रुपए में मान जाती है। तो इसमें तो जो अपनी कानून व्यवस्था बिगड़ेगी कि लोगों के मन में है मैं कानून तोड़ता रहूंगा, कुछ नहीं होने वाला, मेरा 100 रुपए में मेरा काम हो जाएगा। और आज सच्चाई यही है कि आप अगर पुलिस स्टेशन में जाइए तो पुलिस आपकी FIR लिखने को राजी नहीं होती। 10 बार आनाकानी करने के बाद जब आप जोर जबरदस्ती करेंगे, बड़ी मुश्किल से फिर रिसीप्ट देते हैं आपको, वो भी हफ्ता लेंगे। जब प्रेशर आएगा उसके बाद FIR लॉन्च होगी, नहीं तो FIR भी लॉन्च नहीं होती है। और ये बिल्कुल सत्य बात है आज की डेट में कि उत्तराखंड के अंदर केवल आपराधिक तत्वों को ही पुलिस का संरक्षण मिलता है और जो पीड़ित है उनके पीछे जो है पुलिस उनको और तंग करने की कोशिश करती ताकि ये अपनी FIR भी ना लिखवाएं। आज स्थिति ये है कि लोगों में भय इतना फैल गया। आप दीपक वाला केस में देख लीजिए। अब मैं अगर आप किसी 2 आदमी की लड़ाई हो रही है तो मैं तो बीच में जाऊंगा नहीं, बीच बचाव के लिए, क्योंकि आप तो मेरे ऊपर ही मुकदमा ठोक दोगे। दीपक वाले केस में क्या हुआ? वो बचाने के लिए इसी वजह से लोग करते भी नहीं है मदद।
तो कैसे करेंगे जब जब हमें विश्वास ही नहीं है अपनी सरकार पे, हमें विश्वास नहीं है अपनी पुलिस पे, तो हम कैसे मदद के लिए आगे आएंगे? तो मेरा तो एक ही मांग है, मैं अपने दल की तरफ से यही मांग करता हूं कि ऐसे असक्षम असक्षम जो मुखिया हमारा है, उनके पास काम करने की ताकत नहीं है, उनको जो है अपने पद से सीधा इस्तीफा देना चाहिए कि भाई मेरे बस का उत्तराखंड को चलाना नहीं है, और मैं इसमें राष्ट्रपति शासन की संस्तुति देता हूं। ये उनको करना चाहिए अगर उनके अंदर शक्ति से, अगर वो इच्छा शक्ति है तो। अगर यही काम कांग्रेस के या किसी दूसरे पार्टी का राज होता तो शायद अभी तक यहाँ पे ये जो राष्ट्रपति शासन है वो लग भी जाता। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि दिल्ली में भी वही बैठे हैं जिनके उन्हीं के बच्चे यहाँ बैठे हुए। आप कर लो, आप तो आज लोकतंत्र रहा ही नहीं। आजकल तो केवल माल का, जिसके पास पैसा है उसका तंत्र चल रहा है। राजनेता सोचते हैं कि अगर मैं सत्ता में पहुंच गया हूं तो मेरे से बड़ी ताकत भगवान भी मेरे नीचे है, मैं भगवान से भी ऊपर हूं। ये स्थिति आज उत्तराखंड में है। ठीक है, आती हूँ आपके पास। हमारे साथ स्वाभिमान मोर्चा के सचिव भी मौजूद हैं। कैलाश जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप पूरे घटनाक्रम को? देखिए 16 दिन में 5 हत्याएं, ये कोई आम बात नहीं है। और प्रशासन क्या चूक रहा है या फिर रोका जा रहा है? किस तरीके की प्रतिक्रिया चल रही है उत्तराखंड में, ये क्या कहेंगे इस पर? जय हिंद नैना जी। देखिए मैं आपको इस पर शब्दों में बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड को जो है शांति का प्रतीक माना गया है, देवभूमि इसको कहा जाता है। और मुझे याद है आज से 30-35 साल पहले हम घरों में दरवाजा नहीं लगाते थे, ताले नहीं लगाते थे दरवाजों पे, हमें अच्छी तरह याद है। कहीं बाहर निकलते थे ताले नहीं लगते थे। हमारे दादा दादी जी कभी मना करते थे, बोले नहीं, बुरा मानते थे। आज हम कहाँ जा रहे हैं? देखिए इसी देवभूमि में आज जो है वर्तमान में जो देवभूमि की राजधानी है जनपद देहरादून, यहाँ जो है 15 दिन में 5 हत्याएं और एक छठी हत्या कल मैं देख रहा था 23 फरवरी को यहाँ चंद्रबनी में नाले में एक शव प्राप्त हुआ है। 30 से 40 साल के एक अज्ञात शव वहां पे मिला है। आखिर कहाँ जा रहे हैं हम? शासन प्रशासन की एक खुली विफलता आपको देखने को मिलेगी नैना जी। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि कोई अब इसको न तो किसी तरह से जो है सीरियसली इसको देख रहा है, न इस पे कोई विचार कर रहा है, न मनन कर रहा है। अगर राजधानी इतनी असुरक्षित है, जो उत्तराखंड की राजधानी है, जहां पुलिस है, प्रशासन है, सारे मुख्यमंत्री है, नेता है, गवर्नर है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो उन गांवों का क्या होगा जो पहाड़ में वैसी जंगली जानवरों से ग्रसित है? वहां अगर इस तरह से अत्याचार होंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा? जब ये राजधानी की बुरी दुर्गति हो रखी है तो उन पहाड़ों के बारे में कौन सोचेगा? आज पुलिस जो है राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। अपराधी निडर बेखौफ हत्याएं कर रहे हैं खुलेआम। आपने देखा होगा कि भले बाजार में जो है गर्दन काट दी जाती है, गोलियां चलाई जाती है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं। क्या यही है कुछ सुशासन? ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी जो है ये उसकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मैं कहता हूं ये डेड इंजन की सरकार है, जो मात्र जो है धर्म के नाम पर बांटकर, जाति के नाम पर बांटकर और सनातन के नाम पर लोगों को गुमराह करके धकेली जा रही है, न कि चलाई जा रही है। आज उत्तराखंड त्रस्त है इन लोगों की कुनीतियों के कारण। आप देखिए ये जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। खुलेआम नशाखोरी हो रही है, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अपहरण, हत्याएं। आखिर देवभूमि है या राक्षस भूमि है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 15 दिन में 5 हत्याएं, लेकिन न कोई विशेष जांच, न कोई उच्च स्तरीय समिति, न कोई जिम्मेदारी। मात्र आपने एक एसएसपी को चेंज कर दिया। क्या यही है एकमात्र विकल्प? इसके लिए आप क्या जिम्मेदार नहीं है? गृह मंत्री जो स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास है, क्या आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? लेकिन दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का कि ऐसे नेताओं के हाथ हमने इस उत्तराखंड की देवभूमि को सौंप दिया है कि न जिनको कोई शर्म है, न कोई लाज है, न उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं, न उत्तराखंडियत को बचाने के लिए इनके अंदर संकल्प है। और आज उसका प्रतिफल भुगत रहा है एक आम निर्दोष उत्तराखंडी जो सड़क पे निकलने में डरता है। आज एक नारी शक्ति, वो बिटिया, हमारी बेटी, हमारी बहू सड़क पर निकलने से पहले 10 बार सोचती है कि मैं सुरक्षित घर वापस आऊंगी या नहीं आऊंगी। इसके लिए आप बताइए कौन जिम्मेदार है? तो नैना जी, मैं स्पष्ट शब्दों में आपको कहना चाहता हूं, जब राज्य में अपराध बढ़े,
और सरकार मौन रहे तो समझ लेना चाहिए कि शासन नहीं, शमशान नीति चल रही है, शमशान नीति चल रही है। और हम उत्तराखंड देवभूमि है, इसे कभी भी कब्रगाह नहीं बनने देंगे। ये हम जनता को आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि बहुत जल्दी ही उत्तराखंड देवभूमि में एक परिवर्तन आएगा। संकल्प एक नए विकल्प के साथ हम अपनी देवभूमि की लाज को बचाने में सक्षम रहेंगे। ठीक है आशीष जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देखिए क्या युवाओं की मानसिकता की अगर यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि बहुत सी हत्याओं में युवा वर्ग के लोग जो है वो ज्यादातर शामिल हैं। कोई एक तरफा प्यार के चक्कर में कत्ल कर रहा है, बहुत से रीजन इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। तो क्या रोजगार ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण इसका मान लें, क्योंकि काम तो है नहीं युवाओं के पास करने के लिए, तो क्या करेंगे? देखिए, आपराधिक मनोविज्ञान के अनुसार सबसे अधिक जो अपराध करने वाले लोगों की उम्र है वो 17 साल से 27 साल के बीच की होती है, और जो इससे अलग उम्र के लोग हैं वो उस अनुपात में बहुत कम होते हैं। दूसरा, जो युवा है, क्योंकि उनको अभी दिशा नहीं मिली और अपने आर्थिक लालच में कुछ ऐसे गलत लोगों के साथ लग जा रहे हैं, वो उनका दुरुपयोग कर रहे हैं अपराध को बढ़ावा देने के लिए। आज भी राज्य के अंदर अनेक जगहों पर ऐसी स्थिति है, जैसे सबसे पहला अभी इन्होंने मुद्दा उठाया देवरानी जी ने कि नशे का जो कारोबार चल रहा है, नशे का हर उत्तराखंड की हर गली के बाहर नशा बिक रहा है। केंद्रीय स्तर पर भले ही इसे कोई भी गैंग लाए, लेकिन राज्य के अंदर नारकोटिक्स के अगेंस्ट में, और विशेष रूप से बहुत सी जो हमारी सामान्य दवाइयां एंटीबायोटिक होती हैं, उनके नकली पैकेजिंग के अंदर उस तरह की नशे की दवाइयों को बेचा जा रहा है बहुत प्लान वे में। हमें उसके लिए भी काम करने की जरूरत थी, जो उसमें प्रशासन का रोल होना था। और जब वो नशे के आदी हो जाएंगे तो नशे को करने के लिए वो किसी भी अपराध को, चाहे वो चेन स्नैचिंग का अपराध हो या सड़कों पर लूटपाट का मामला हो या पैसे लेकर किसी की हत्या करने का, सुपारी किलिंग का काम करेंगे। तो उत्तराखंड के युवाओं को जिस तरीके से बदहाल स्थिति में सरकार ने छोड़ा है ना, तो वो इसके लिए गंभीर मामला है। दूसरा, हमारा जो मुख्य काम था इस सरकार का या किसी भी सरकार का, कोई भी मुख्यमंत्री होगा, उनका पहला काम क्या है? चिकित्सा और शिक्षा उपलब्ध कराना, और शिक्षा मिल जाए तो उसके बाद रोजगार उपलब्ध कराना। रोजगार नहीं दे सकते तो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। राज्य में इतना सारे औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई, मुझे नहीं लगता कि वहां से जो हमें रोजगार के सृजन उपलब्ध होने थे वो नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रुपए के निवेश की झूठी बातें करी, आज उसमें से वो निवेश का ये पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। इन्होंने राज्य में जो छोटे छोटे उद्योग धंधे के लिए जो प्रोत्साहन दे रहा था वो नहीं दिया। उत्तराखंड के खेतों से जो ऑर्गेनिक दालें, ऑर्गेनिक अनाज, ऑर्गेनिक जो उत्पाद थे उनको प्रोसेस करके बेचने का जो काम था दुनिया भर के बाजार में, यहाँ से लेकर, मुझे आज ही मालूम है हरियाणा में एक चावल का प्लांट है तो वो रशिया में चावल की सप्लाई करता है। तो उत्तराखंड के उत्पाद को देश विदेश तक जाने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं है, लेकिन उनके लिए प्रोत्साहन और उनके लिए जो आवश्यक इन्वेस्टमेंट की बात थी, प्राइमरी तौर पर एक अनुदान के रूप में राज्य की सरकार को करनी थी। राज्य की सरकार कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के दबाव में, ऑर्गेनिक ट्रांसफर के, ऑर्गेनिक उत्पादों के विपणन के मामले में सरकार अदानी के अफसरों के लिए दबाव में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें ऐसा काम करती है। मैं एक और उदाहरण दूंगा वन क्षेत्र से जुड़ा हुआ। वन क्षेत्र में पूरे देश में जहां भाजपा की सरकारें हैं, डी ग्रेड नोटिफाई जमीन जो है जिसमें पेड़ों की संख्या बहुत अधिक नहीं है या पेड़ नहीं है, उसे डी ग्रेड नोटिफाई करके उसकी पहचान का काम शुरू किया गया। और 4 राज्यों में वो जमीन ग्रीन क्रेडिट योजना के अंतर्गत अदानी जी को दे दी गई, और अदानी जी उसका उपयोग क्या कर रहे हैं? उसमें पेड़ लगा रहे हैं। पेड़ लगाने का काम बाद क्या करता है? जितने राष्ट्रीय प्रोजेक्ट हैं या बड़े प्रोजेक्टों में पेड़ों को काटने का काम किया जा रहा है, उसके बदले ग्रीन क्रेडिट योजना के अंतर्गत उसमें पेड़ लगाने का काम किया जा रहा है। आज स्थिति क्या है? आज वो पेड़ का कहाँ पे लग रहे हैं, कहाँ नहीं लग रहे हैं, वो सब चीज हवा हवाई है। हमारे पर्यावरण को भी बर्बाद किया गया, हमारे उद्योग धंधों को बर्बाद किया गया। और विशेष रूप से जब इस सब के बाद भी इस नर पिशाच सरकार की भूख शांत नहीं हुई, तो उन्होंने युवाओं को भड़काकर हिंदू धर्म के नाम पर कभी हिंदू सम्मेलन में इकट्ठा करके, कभी कहीं इकट्ठा करके ऐसे काम में लगा दिया जिसका कोई लॉजिक नहीं है। धर्म की रक्षा और धर्म के प्रचार के लिए हजारों लाखों संत यहाँ मौजूद हैं और वो बहुत बेहतरीन ढंग से करते आ रहे हैं। ये परंपरागत चलता आ रहा है। धर्म प्रचार करने के लिए आपको अलग जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने उन्हीं बेरोजगारों को, उन्हीं कमजोर लोगों को एकदम से संगठित किया और उन्हें लूटपाट करने के लिए सड़क पर छोड़ दिया है। सरकार उसकी जिम्मेदारी ले नहीं रही है
और उनको बहलाने फुसलाने में जितनी ताकत लगा रहे हैं, ये इतनी ताकत यदि उनके कारोबार और रोजगार में लगाते तो आज उत्तराखंड एक बहुत उत्पादक राज्य भी होता और बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करके विदेश की जो मुद्रा है वो भी लाने का काम करता। और हमारे ये इसलिए भी संभव है क्योंकि हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे लोग हैं जो भाई बहन हैं, वो दुनिया के 126 देशों में रहते हैं, वहां पर वो कारोबार करते हैं। पोलैंड में एक मेरे मित्र जो दूध का कारोबार करते हैं, जो दूध का प्लांट है उसमें, तो दूध का जो पाउडर बनता है वहां पर, क्योंकि दूध की उत्पादन काफी होता है वहां पर, तो उत्तराखंड में आवश्यकता है। सबसे बड़े तो हमारे रामदेव जी है जो ऑस्ट्रेलिया से लाकर बेच रहे हैं। तो अगर हम विदेशों में अपने पहाड़ के ही लोगों को कहें कि आप ये दूध का पाउडर लाकर बेचें, और कई बार मैंने ये सुना जब केदारनाथ में आपदा ये देखा था कि दूध को ले जाने में, इन चीजों को ले जाने में बहुत खर्च करना पड़ रहा था, तो बजाय में पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों के स्थल पर, मान लो आज किसी होटल में पर्यटक ज्यादा है, कल को कम आ रहे हैं, परसों फिर ज्यादा आ रहे हैं, तो दूध के पाउडर की बहुत अच्छी खपत हो सकती थी। और उत्तराखंड के ही बहुत सारे लोग वहां रहते हैं, अगर आप उनको ही काम दे दे तो ये काम हो सकता है ना। लेकिन सरकार के पास विपणन का, इस तरह के उद्योग को फाइनेंस करने का और जो आवश्यक ट्रेनिंग है वो देने का समय नहीं है, ना कोई योजना है। ये लोग केवल उनको बहलाना फुसलाना जानते हैं और अपने पक्ष में दुरुपयोग करना जानते हैं। उत्तराखंड के लोगों को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नाटक में फंसना नहीं चाहिए। इनके खिलाफ खड़े होंगे तब जाके उत्तराखंड भी बचेगा और हमारी पानी और जवानी का सही इस्तेमाल होगा। लेकिन आशीष जी, क्या आपको लगता है कि जनता समझेगी इस बात को? क्योंकि लगातार कांग्रेस पर भी कई सारे सवाल उठ जाते हैं कि आखिर कांग्रेस की बात जनता क्यों नहीं सुन रही है। काफी सारे सवाल खड़े होते हैं इसको लेकर। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत सारे लोग धार्मिक जो अंधापन है उसी को ओढ़कर बैठे हुए हैं, और कांग्रेस की या किसी भी विपक्षी दल की बात करता हूँ मैं, या सामाजिक संस्थाओं की बात करता हूँ, वो उनकी बात को नहीं सुन पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि देश की रक्षा और हिंदुओं की रक्षा करने का ठेका भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और वो ठेका उन्होंने उनको पेटी में आगे दे दिया है। तो ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं। और उसके बदले क्या मिलता है? उसके बदले इनको जो जमीनें कब्जाने का काम मिल जा रहा है, 2 नंबर के काम में उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, नशे की सप्लाई के काम में इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो ये सब लोग दो नंबर के लाभार्थी हैं। यही लोग हैं जो कांग्रेस की बात नहीं मान रहे। आपने आज भी देखा होगा प्रदर्शन में नीले झंडे लेके लोग कुछ भीम आर्मी का नाम लेकर घुसे, उनमें से एक भी व्यक्ति भीम आर्मी का पदाधिकारी नहीं है, और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये झूठ और छल और भ्रम फैलाने का जो काम चल रहा है, इसके लिए राज्य की सरकार अपने चोरी किए गए पैसे से, लूटे गए पैसे से और भ्रष्टाचार के पैसे से ऐसे लोगों को पोषित करने का काम कर रही है, ताकि कांग्रेस को रोका जा सके। कांग्रेस के खिलाफ भाजपा जितना पैसा लगा रही है, तो हमारे मतदाताओं को भी, युवाओं को भी समझना होगा कि ये सब एक जाल है। इस जाल से बचकर निकलना है, इनकी बातों को नहीं सुनना है। ये लोग गैर संवैधानिक और जो कहते हैं कि नियमों के विपरीत की बात करेंगे, आपके कारोबार, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात नहीं करेंगे। ठीक है राकेश जी, जिस तरीके से आपने देखा ही है कि प्रशासन की लापरवाही कहें या चूक कहें, दिखाई तो दे रही है बराबर से। आखिर क्यों प्रशासन इतनी लापरवाही पर उतर आया है? इसके पीछे क्या कारण मान रहे हैं आप? प्रशासन की मजबूरी है। जब मेरा शीर्ष नेतृत्व जो ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि पुलिस भी क्या करेगी? पुलिस भी वही काम करेगी जो उसका बॉस बोलेगा। मैं और मेरे कर्नल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग यूनिफॉर्म पर्सन हैं। हमने अपने सर्विस के दौरान जब हमने यूनिफॉर्म पहनी थी तो हमें जो हमारे बॉस ऑर्डर देते थे वही ऑर्डर हम फॉलो करते थे। तो पुलिस पे हम डायरेक्टली पुलिस की नाकामी भी इसको नहीं बता सकते। हम नाकामी बताएंगे तो जिनके पास गृह मंत्रालय है, वो मुख्यमंत्री जी के पास है, उनकी नाकामी है, वो टोटली इसमें असक्षम है और उनको इसकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रही बात अपराध बढ़ने का, तो अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो है बेरोजगारी। आज लोग सब पढ़े लिखे हैं। पहले हमारा एक शिक्षा का हब माना जाता था देहरादून को, अच्छी शिक्षा मिलती थी और कम पैसे में मिलती थी। आज शिक्षा लेना भी इतना आसान नहीं है। किसी गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता देहरादून में, क्योंकि डोनेशन और फी इतनी बढ़ गई है। क्योंकि वो जितने भी जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं वो सब पार्टी से, राजनेताओं के साथ मिले हुए हैं। उनको डोनेशन इस तरह चाहिए क्योंकि उनको भी फंडिंग करनी है उनको इलेक्शन के टाइम पे। अभी जो कल जो विक्रम शर्मा जी का जो मर्डर हुआ है, वो क्या थे? वो 1000 करोड़ का आदमी है यहाँ उत्तराखंड के अंदर, और तैयारी कर रहा था भारतीय जनता पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ने की। ये भी खबर हमारे पास है। तो जब आप बाहर से ऐसे जो है माफियाओं को लाओगे तो प्रदेश में तो अराजकता बढ़ेगी। हमारे उत्तराखंड में आज किस आदमी को ठेका मिला आज तक?
अडानी और अंबानी के अलावा तीसरा आदमी नहीं है। जॉर्ज एवरेस्ट आपने रामदेव बाबा को दे दिया, जबकि जॉर्ज एवरेस्ट में इतनी अच्छी टूरिज्म का की मतलब वहाँ पे सुविधा मिल सकती है, हमारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को रोजगार मिल सकता था। टिहरी झील इतनी बड़ी बनी हुई है, टिहरी झील में हम आधे हिंदुस्तान को मछली खिला सकते हैं, वहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि उत्तराखंड आगे बढ़े और उत्तराखंड के युवा आगे आए, अगर ये आगे आएंगे तो ये हमें रोकेंगे। आज उत्तराखंड के युवाओं को केवल नशे में धकेल कर कि तुम शाम को दारू पीते रहो, हर तीसरी, अगर आप मेरे क्षेत्र में, मैं आपके चैनल के, नैना जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि परसों हमने रेड मारी, हमारा एक सैनिक संगठन है, मैं उस सैनिक संगठन का सदस्य भी हूँ और जिसका नेतृत्व हमारी महिला है अध्यक्षा, उनकी अध्यक्षता में हमने एक रेड चलाई, तो 4 दुकानें हमें ऐसी मिली जहां पे हमने रंगे हाथों शराब पकड़ी, लोग शराब लेते दिन में और पब्लिक प्लेस में। जब हमने इसका पुलिस को खबर की तो पुलिस ने इसको बहुत आराम से, मतलब कि बहुत इजी, बहुत छोटी चीज समझा इसको, जबकि सच्चाई ये है कि हर तीसरी दुकान, अगर देहरादून के अंदर हर तीसरी चौथी दुकान में शराब बिक रही है, और वो भी अवैध। शराब के ठेके तो छोड़ दीजिए, शराब के ठेके जितने हैं तो इससे क्राइम, जब शराब घर घर में बटेगी, नशा घर घर में बटेगा, तो क्राइम तो बढ़ेगा ही ना। क्राइम को रोकने के लिए कुछ बेसिक यार्ड स्टिक्स है, जब तक आप उन यार्ड स्टिक पे काम नहीं करोगे तो अपराध आप कभी नहीं रोक सकते। इतनी पुलिस आपके पास है नहीं कि आप हर आदमी के पीछे एक पुलिस लगा दो, तो आपको एक तो पुलिस का डर नहीं है, पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अगर ढंग से काम करे, अगर प्रॉपरली, चंडीगढ़ में चले जाइए आप, चंडीगढ़ की पुलिस से क्यों डरते हैं लोग? ट्रैफिक का वायलेशन नहीं करते वहां पे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने ट्रैफिक वायलेट किया तो मेरा चालान होना ही है। यहाँ विश्वास है मुझे कि मेरा चालान 100 रुपए में मेरा काम बन जाएगा, मुझे चालान नहीं कटेगा। तो जब तक ये धारणा हमारे दिमाग से हटेगी नहीं, जब तक हमारा प्रशासन पर विश्वास नहीं होगा, तब तक ये क्राइम बढ़ते जाएंगे और इन क्राइम को न सरकार रोक पाएगी। अब इसको सरकार को क्या रोकना है? सरकार का तो टाइम कार्यकाल पूरा हो गया, जितनी कमाई करनी थी इन्होंने कर ली, अपने दिल्ली के आकाओं को खुश करना था कर लिया है। अब इनको ये पता है कि हमारे खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी हो गई है, हमारा कुछ बिगड़ना नहीं है, अब जो जनता मरती है मरने दो। आज लोकतंत्र में लोगों की भावनाएं तो खत्म हो चुकी। जो राज है, जो प्रजातंत्र तो रहा ही नहीं। अब ये केवल माफियों का राज हो गया है कि गुंडा जो है, आज राजनेता भी अपने आप को ताकतवर इतना समझ रहा है कि मैं किसी की भी ऐसी की तैसी कर दूंगा, लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये उनकी भावना। जन सेवक तो है ही नहीं आज की डेट में, वो केवल आय के स्रोत के लिए राजनीति ज्वाइन की है। जबकि जो हमारा जो पब्लिक से चुना हुआ आदमी जाता है, वो जन सेवा के लिए उसको जाना चाहिए। उसका उदाहरण भले मैं मेरी पार्टी के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे कर्नल कोठियाल जी, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से। हमारी राजनीतिक विचारधारा नहीं मिलती है, लेकिन एक सैनिक की विचारधारा, उन्होंने अपना, उनको कीर्ति चक्र है, स्वर्ण चक्र है, उसका पैसा नहीं लेते हैं। वो राज्य मंत्री है, उसका पैसा नहीं लेते हैं, भत्ता नहीं लेते हैं, अपने ऑफिस का किराया नहीं लेते, अपने घर में ऑफिस चलाते हैं केवल अपनी पेंशन से। तो ऐसे आदमियों को हमें चाहिए कि हमें विधानसभा में भेजना है। अब सैनिकों ने भी ठाना है ये चीज कि अब सैनिक ज्यादा से ज्यादा राजनीति में इसीलिए आ रहे हैं कि प्रदेश की स्थिति जो है, अब इन लोगों पर विश्वास नहीं रहा। 80% करप्टेड लोग जो है आज विधानसभा में बैठे हुए, जिसका अंजाम हम भुगत रहे हैं आज की डेट। लेकिन राकेश ध्यानी जी, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले गीता धामी, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी है, उनकी रोते हुए वीडियो वायरल हुई। उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि उनके पति तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेते। तो करते क्या है फिर वो जब छुट्टी नहीं लेते? तो सबने पकड़ लिया है कि वो घड़ियाली आंसू थे, अपने पति को बचाने के लिए उनको आना पड़ा सामने। पति छुट्टी नहीं लेते तो कहाँ है, दिखते कहाँ हैं? हमें तो दिखाई नहीं देते वो कहीं, वो केवल दिल्ली उनका हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखता है हमें। तो जो जनता के द्वारा नकारा हुआ मंत्री है और उसको जो है केवल चापलूसी और जो है चाटुकारिता के तौर पर उनको जो है दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो बस आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जिसको जनता ने नकारा है वो आज हमारा मुखिया बना हुआ है। तो कैसे वो प्रदेश को चलाएगा? वो तो अपने उन आकाओं को ही खुश करेगा जिन्होंने उसको दोबारा मुख्यमंत्री का आशीर्वाद दिया। जनता ने तो उनको नकार दिया था, तो वो जनता का क्यों देखेंगे? वो उसको देखेंगे जिसने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। बिल्कुल। कैलाश देवरानी जी, देखिए वैसे तो बड़ी शर्म की बात है कि मंच से बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन अंकिता भंडारी का जिक्र तो खास तौर पर नहीं सुनाई देता। उत्तराखंड में बहुत सी चीजें इस वक्त चल रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि देखिए अपराध होते हैं, उसके बाद मामला ठंडा पड़ जाता है, प्रशासन पर सवाल उठते हैं, फिर से अब देखिए तबादलों का सिलसिला इसमें शुरू कर दिया है, लेकिन जनता के उस खौफ का क्या करे? जनता को किस तरीके से अपने आप को समझना होगा इस वक्त, क्योंकि जनता ही है जो अब मुझे लगता है कि खुद को बचा सकती है, सुरक्षित रख सकती है, क्योंकि प्रशासन से तो उम्मीद अब खत्म हो रही है लोगों की। क्या कहेंगे इस पर? नैना जी, देखिए मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि ये अगर हमें मूल जड़ तक पहुंचने की आवश्यकता है कि ये जो अपराध है उसकी मूल जड़ क्या है।
हम आपने कहा बेरोजगार युवा जो है भटक रहे हैं, तब ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारे साथ के प्रवक्ता लोगों ने बताया। मैं बोलता हूँ मूर्धल इसके लिए जिम्मेदारी तो किसी को देनी चाहिए ना। अल्टीमेटली कौन इसके लिए जिम्मेदार है? अगर बेरोजगारी है या किसी प्रकार का जो है अवैध काम हो रहे हैं, अल्टीमेटली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जिसको हमने सत्ता सौंपी है वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो लगातार 10 वर्ष से उत्तराखंड में शासन कर रही है। उनको सोचना है, जब 15-15 लाख रुपए में पेपर बेचे जाएंगे तो आप बताइए, जो पहाड़ का एक गरीब बच्चा जिसकी माँ जो है मनरेगा में काम करके अपने बच्चे का लालन पोषण करके उसको देहरादून भेजती है, कर्जा लेकर के देहरादून भेजती है कि बेटे तुम कोचिंग लो, मेहनत करो और कल एग्जाम देना, सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन जब वो एग्जाम देने जाता है तो 15 लाख में पेपर बिक चुके होते हैं और वो माथे पे हाथ लगाकर रोता है। उसके माँ का पैसा लूट चुका होता है, सब कुछ लूट चुका होता है, लेकिन उसके सपने लूट देते हैं लोग हाकम सिंह जैसे। लेकिन ये सरकार क्या करती है? कुछ नहीं, चुपचाप बैठी है, मौन बधिर बन करके ये उनको संरक्षण देती है। इन बच्चों की सुनने वाला कौन है? आपने अंकिता भंडारी की बात की, क्या हुआ अंकिता भंडारी के लिए? हमने जो है इतना बड़ा आंदोलन किया, उस दिन आपने देखा होगा, अभी आपको कोई पुलिस वाला नहीं मिलेगा जब इतने सारे मर्डर हो रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम उस आंदोलन में गए थे, हजारों पुलिस वाले डंडा लेके हमें धक्का मार रहे थे और हमारे आगे जो है उन्होंने महिलाएं खड़ी कर दी थी ताकि हम कुछ जोर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने इतना तो सीखा है कि महिलाओं पे हमें जो है ये जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन वहां हजारों पुलिस वाले थे। आज कहां गए वो पुलिस वाले जब सरेआम जो है हमारी बेटियां मारी जा रही हैं, सरेआम गोलियां चल रही हैं, तब ये पुलिस वाले क्यों नहीं आते? तो नैना जी, ये कहीं ना कहीं जो है ये शासन प्रशासन की कमी है। देखिए, आपको सोच बदलना होगा। अगर आप सोचते हैं कि हमने जो है सत्ता इसलिए पाई है कि अपने घर भरेंगे, हम अपने आप को जो है जितना कमाई कर सके वो करेंगे, तो आपका सोचना गलत है। तो आप जनता को, उत्तराखंड की जनता को आप ज्यादा दिन गुमराह नहीं कर सकते। आपने बांटने का काम किया उसको, लेकिन अब जनता समझने लगी है, उसको उसका अधिकार चाहिए। उसने जल जंगल जमीन के लिए आपको चुना था, लेकिन आपने क्या दिया? आपने बेरोजगारी दी, पलायन दिया। तो आपने उनको कोई देखिए, पिलखी जैसे जगह में 2 महिलाएं जो है मेडिकल सुविधा के अभाव में दम तोड़ देते, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस उत्तराखंड का क्या होगा? और ये सरकार बोलती है कि नहीं, हमारा तो सब कुछ ठीक चल रहा है। ये सत्ता की मदहोशी में इतनी बुरी तरह से डूब चुके हैं कि इनको आम जनमानस का दर्द नजर नहीं आता। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखते हैं उत्तराखंड का, यहाँ पे नेतृत्व का बहुत बड़ा अभाव है। यहाँ ये जो यूपी से उत्तराखंड बना, इससे फायदा पता किसको हुआ? जो प्रधान के योग्य नहीं था, आज वो कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है। न उसको काम करना आता, न उसके अंदर इतनी अक्ल, और उसका जो है उसका भुगतान कौन भुगत रहा है? उत्तराखंड की आम जनता। आप देखिए, 3 चीफ मिनिस्टर चेंज करने पड़े भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये लायक नहीं है। मैं पढ़ रहा था, देखिए, मैं देख रहा था कि जो सांसद निधि है उसमें 95.90 करोड़ में से 18% ही जो है यूटिलाइज किया है हमारे उत्तराखंड के सांसदों ने। बताइए, ये लायक है? इनको जनता ने चुन के भेजा हुआ है वहां पे कि आप हमारे क्षेत्रों में काम करिए, सांसद निधि से कुछ डेवलपमेंट करिए, लेकिन 18% अभी तक अगर यूटिलाइज हुआ है तो कहीं ना कहीं फेलियर है या नहीं है इन सांसदों का? इनको किसने हक दिया सांसद बनने का, अगर वो जो जनता के सपनों को साकार नहीं कर सकते? और देखिए, एक मैंने और भी सुना कि जो यहाँ का पैसा है, यहाँ के सांसद निधि जो है दूसरे राज्यों में उपयोग की गई। कानूनी रूप से मैं मानता हूं ये सही है, लेकिन क्या ये, अगर आप देखेंगे नैतिक मूल्यों के आधार पर, क्या ये सही काम है? जिस जनता ने आपको चुन करके वहां भेजा हुआ है, जिस जनता ने आपको संसद तक पहुंचाया है, आज वो पानी के लिए त्रस्त हो रही है, सड़क के लिए त्रस्त है, स्वास्थ्य के लिए त्रस्त है, तब आपका वो सांसद निधि क्यों है? तब कहां चला जाता है? आखिर कहीं ना कहीं इनकी जो करनी और कथनी है उसमें बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। और यही हमारा दुर्भाग्य है नैना जी, कि हम जो है अपने उत्तराखंड की जो वास्तविक प्रॉब्लम समस्या है सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारा उद्देश्य है खाली किसी ना किसी तरह से सत्ता को हासिल करना, लेकिन जनता की आवाज बनने का नहीं है। और इसीलिए मैं क्षेत्रीय दल, जितने भी क्षेत्रीय दल है, पहले सैनिक राजनीति नहीं करता था,
लेकिन अब सैनिक ने भी ठाना है कि अगर हम वास्तव में समाज का अगर कल्याण करना चाहते हैं, अपने उत्तराखंड का अगर हम कल्याण करना चाहते हैं, तो हमें धरती पे उतरना पड़ेगा और ऐसे राक्षसों का वध करने के लिए श्री कृष्ण जैसे बनकर जन्म लेना पड़ेगा। वरना इसी तरह उत्तराखंड लुटता रहेगा, उत्तराखंडियत लुटती रहेगी और हम लोग खाली चीखते चिल्लाते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, रोडों पे आते रहेंगे, लेकिन हासिल कुछ नहीं होने वाला है। और इसीलिए मैं बताना चाहता हूं नैना जी कि ये आज जो उत्तराखंड, इससे था तो यूपी में हम ठीक थे। काश अगर आज हम यूपी में होते तो जो है माननीय योगी जी के शासनकाल में हम सुरक्षित होते, हमारी बेटियां सुरक्षित होती, हमारी नारी शक्ति सुरक्षित होती, हमारा आम जो जनमानस है वो सुरक्षित होता। ये कोई भी इस चीज को सोचने को तैयार नहीं है। ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये बार बार हमें बांटने का काम करते हैं। इन्होंने न शिक्षा को कोई महत्व दिया, न स्वास्थ्य को कोई महत्व दिया, सड़कों को कोई महत्व दिया। ये ऑल वेदर रोड की बातें करते हैं, लेकिन देखिए ऑल वेदर रोड हर बरसात में बार बार टूट जाती है। कहां गया आपके टेक्निकल नॉलेज? ऑल वेदर का पैसा तो पूरा खर्च हो रहा है, हमारा टैक्स का पैसा आप वहां पे लगा रहे हैं, लेकिन क्यों उसको सही तरीके से खर्चा नहीं किया जा रहा है? आज जो है स्वास्थ्य व्यवस्था, आप चले जाइए, कहां पे है? किसी भी हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट है क्या? हमारी जो है महिलाएं प्रसव पीड़ा से मर जाती हैं, बिना उपचार के मर रही हैं, उसको देखने वाला कौन है? एम्बुलेंसेज वहां पे उपलब्ध नहीं है। पहाड़ों को जो है जंगली जानवरों ने अलग त्रस्त कर रखा है, कोई सुनने वाला नहीं है उनकी आवाज। स्कूलों में अध्यापक परेशान है, समाज का निर्माता उसे कहा जाता है, लेकिन वो अपनी प्रमोशन पॉलिसी के लिए, अपनी ट्रांसफर पॉलिसी से परेशान है। इस सरकार ने हर वर्ग को जो है त्रस्त कर रखा है, हर जनमानस इनसे दुखी हो रखा है। तो बताइए इनकी, अगर कोई सवाल उठाते हैं तो यह जायज नहीं है? अगर हम सवाल उठाते हैं तो ये कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। अगर हम ये राजनीति कर रहे हैं, लोगों की आवाज बन रहे हैं, तो हम ऐसी राजनीति करेंगे और हमेशा करेंगे। नैना जी, ठीक है। जी आशीष जी, आखिरी सवाल लेती हूँ क्योंकि वक्त भी हो रहा है। आशीष जी, क्या जनता भरोसा कर सकती है? क्या जिस तरीके से चिंता बढ़ रही है, क्या जनता विश्वास करे कि सरकार और प्रशासन साथ खड़ा हुआ है? क्या भरोसा करेगी क्या जनता? देखिए सरकार, मैं आपकी बात का मैं एक उत्तर देना चाहूंगा कि सरकार और प्रशासन आज के दिन अगर हम बात करेंगे तो वो आपस में मिले हुए हैं कि माफियाओं को कैसे बचाया जाए। अभी विक्रम शर्मा का अभी चर्चा हुई। विक्रम शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जिस तरीके से संलिप्त था, यानी साफ स्पष्ट था कि एक माफिया को यहाँ पर छुपाने का काम इस सरकार ने किया। पुलिस के बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के साथ हिस्ट्री शीटरों और अपराधियों की फोटो लगातार सोशल मीडिया पर आना, ये बहुत गंभीर विषय है। और लेकिन जिस तरीके से इस माफियावाद को मजबूती दी जा रही है, सरकार के साथ जुड़ना यानी माफिया के काम की गारंटी बनता जा रहा है। तो यही एक कारण है जिससे लोगों का विश्वास नहीं हो रहा है। लोग जब किसी बड़े अधिकारी के साथ मिलते हैं और अपनी समस्या का उसको सामने रखते हैं, तो ये लगता है कि अधिकारी कहीं दूसरे जो आरोपी पक्ष है उसके साथ मिल ना जाए। तो ये जो डर है जनता के बीच में, यही वो कारण है कि जिससे हम इस सरकार पर, इस तानाशाही सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे। लेकिन ये भी सच है कि सांप्रदायिकता के एजेंडे को समझने के लिए लोग सामने आए हैं। लोगों ने कहा है कि नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हिंदू सम्मेलन करा रही है और सांप्रदायिकता के एजेंडे पर मुख्यमंत्री अपना भाषण बहुउद्देशीय शिविरों में दे रहे, मुख्यमंत्री जी अपना काम नहीं बता पा रहे लेकिन सांप्रदायिकता का भाषण दे रहे। इनको तरह तरह के जिहाद में उलझाकर यदि वो उनके लिए वोट बटोरना चाहते हैं, तो आज जनता भी समझ रही है कि आज हम अगर इनके भ्रम में और उनके झूठ में आकर इनको वोट दे देते हैं, तो कल को इन्हीं लोगों को, ये हमारे ही घर के लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को, हमारे पड़ोसी और दोस्तों को सड़कों पर मारने का काम करेंगे। तो ये डर इसका दूसरा असर ये भी हो रहा है कि लोग अब भारतीय जनता पार्टी से विमुख होंगे और भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को भी वोट देने का काम करेंगे, और वो बहुत आवश्यक चीज है। केवल वोट की राजनीति में अधिक से अधिक वोट पाने के लिए, बहुत अधिक पैसा खर्च करने के लिए और माफियाओं से मिलने वाले चंदे पर पलने वाली ये सरकार और सरकार चलाने वाली पार्टी भाजपा आज उत्तराखंड को न्याय और एक वेलफेयर गवर्नमेंट नहीं दे पाई है, ये भी स्पष्ट हो चुका है। तो जनता के बीच में इनकी लोकप्रियता बिल्कुल घटती जा रही है। मुख्यमंत्री जी लगातार जब क्षेत्र में बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं तो लोगों को जबरदस्ती धमका कर लाया जा रहा है। अनेक कार्यक्रमों में आपने देखा होगा, जिस समय देहरादून में एक कार्यक्रम हुआ
तो पूरे हरिद्वार से भी और कई जगहों से स्टूडेंट्स को ये कहा गया कि आपको इंटरनल नंबर नहीं मिलेंगे यदि आप इस फला रैली में शामिल नहीं होंगे। इस तरह से उत्पीड़न करके जबरदस्ती बसों में ठूस ठूस कर हमारे युवा छात्रों को लाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इनके पक्ष में लोग नहीं खड़े हैं, आम जनता नहीं खड़ी है। और अभी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो अभी छुपा हुआ है, चुनाव आयोग और वोट चोरी का मामला अभी भी सामने है, उस पर स्पष्टता नहीं है। तो इसीलिए ये इनके हर चोरी पकड़ी जा रही है। एसआईआर में जिस तरीके से वोट काटने का प्रयास किया गया और आम जनता ने जिस तरह से विरोध किया है, आज एसआईआर में जब इन्होंने देखा कि जो जेन्युइन लोग हैं उनकी भी वोट काटने का काम हो रहा है, तो आज एसआईआर की धार कमजोर कर दी गई है। एसआईआर में जो ये लोग बहुत बड़े विपक्षी दलों के वोटों को काटने का काम कर रहे थे, उसपे सफल होते दिखाई नहीं दे रहे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता खड़ी हो रही है, जनता अपने अधिकार को और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझ रही है। अगर जनता अपने अधिकार को समझेगी तो वो यह जिम्मेदारी भी समझेगी कि इस तानाशाही सरकार को हटाने का जो मंत्र है, जो तंत्र है, जो अधिकार है, वो जनता के पास है। जनता इनके खिलाफ वोट करेगी तो निश्चित रूप से ये माफिया तंत्र समाप्त होगा और इस तरह की तानाशाही और माफिया वाली सरकार को जाना पड़ेगा। ठीक है, राकेश ध्यानी जी, क्या लगता है आपको, एक ऐसे उत्तराखंड में जहां कोई किसान आत्महत्या करता है तो कहता है मेरे अंगों को बेचकर प्रशासन को घूस दे देना, उनका पेट भर देना, जहां अंकिता की मां सालों से रो रही है लेकिन इंसाफ का नाम नहीं, सीबीआई जांच पर भी कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि क्या ये सही से हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, या क्या कुछ चल रहा है, या आपको अच्छे से पता है? क्या ऐसे उत्तराखंड में जनता भरोसा कर सकती है कि वो सेफ है? क्या लोग ये मान लें कि वो सेफ है, या सरकार या प्रशासन साथ खड़ा है जनता के? क्या कहेंगे आप? उनके अंदर कुछ दम होता तो आज शायद भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता यहाँ पे बैठी हुई थी। कभी मेरे आशीष जी मेरे अच्छे मित्र हैं। आशीष जी 15 साल तो आप भी रहे सरकार में, आज आप भी बोल रहे हो कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। अगर आपने अपने कार्यकाल में ही कुछ अच्छा किया होता तो आज आपकी ये दशा ना होती। तो आप दोनों मौसेरे भाई हैं, मिलजुल के। आदि बीजेपी में अगर कोई है तो वो कांग्रेस ही बैठे हुए हैं। अभी आप इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं कि सीबीआई के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं हो रहा है। नैना जी, मैं आपके माध्यम से ही जो भारतीय जनता पार्टी तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो इलेक्शन कमिश्नर का जो चुनाव होता था, जिनको नॉमिनेट करते थे, तो जहां तक मेरा ज्ञान है कि उसमें प्रधानमंत्री होते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन होता था, और तीसरा आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। लेकिन अभी इन्होंने क्या चाल चल दी, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर अपने हिसाब से बनाना है, तो इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के वहां पर संसदीय बोर्ड का एक आदमी रख दिया। संसदीय बोर्ड का आदमी कौन होगा? वो भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी होगा, क्योंकि सरकार उनकी है। तो जब 3 आदमियों में 2 आदमी आपके हो गए तो सोचने वाली बात ही नहीं है। आपके आदमी ने बनना है। अभी हमारे आशीष जी जब बता रहे थे कि जो अभी चुनाव आयोग की जो कार्यशैली है कि उन्होंने जो है बहुत सारे लोगों के नाम काट दिए, या वो जो है चुनाव अभी बिहार में ही देख लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी ने 100 आदमियों को टिकट दिया और 95 आदमी उसमें से जीत के आए। क्या ताज्जुब की बात है, ये कौन सी मशीन निकल गई? तो लोगों का जो शक है वो वाजिबी है कि जब आप इंस्टीट्यूशन को आपने कब्जा कर लिया तो लोग आप पे डाउट करेंगे, क्योंकि पारदर्शिता नहीं दिख रही है उसमें। आपके खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, और अभी आप उत्तराखंड के अंदर हर वर्ग जो है इसमें सड़कों पे है। और कल अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो फिर तो बस हम तो डिबेट में बैठे लायक भी नहीं रहेंगे। कि अगर आपने इंस्टीट्यूशंस को ऐसे कब्जा लिया है। अब रही बात ट्रांसफर की, आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे आईपीएस और एसपीएस जो ऑप्शन होते थे उनका ट्रांसफर किया गया है। अब एक एसपीएस वाला जो अजय सिंह है उसका आपने ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे जो है डोभाल को लिया है। डोभाल जी का करेक्टर कौन सा अच्छा है? जो हमारे अभी एसएसपी थे 2017 से उन्होंने आज तक अपना आईपीआर जो है भरा नहीं है। और 2017 आप गृह मंत्रालय की लिस्ट जो वेबसाइट है वो देख लीजिए, मेरे पास आरटीआई में मैंने इंफॉर्मेशन ले रखी है। 2017 से 2025 तक वो जो है डिफॉल्टर की लिस्ट में है। भरते होंगे, बाद में भरते होंगे, लेकिन हमेशा जबकि ये प्रक्रिया होती है, सरकारी कर्मचारी हम भी रहे हैं कि आप हर साल की 1 जनवरी को हम लोग को अपना दिखाना पड़ता है कि मेरी पास कितनी प्रॉपर्टी है। लेकिन ये एक आदमी है जो हर लिस्ट में डिफॉल्टर है, और डिफॉल्टर होने के बाद भी इसको जो है प्रदेश की राजधानी का एसएसपी बनाया गया। आज उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून सबसे बड़े खनन माफिया इन तीनों स्टेट में चलते, तीनों डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं। और यहाँ के जो मुखिया है वो केवल प्रमोट एसपीएस है।
जो प्रमोशन लेके ऊपर आए हैं। आईपीएस कोई नहीं है। आईपीएस के लिए रुद्रप्रयाग, आईपीएस के लिए चमोली, आईपीएस के लिए जो है चंपावत। जो भाई पढ़ लिखे, जिनके अंदर ज्ञान था, जो पढ़ लिख के आए, उनको आपने दरकिनार करके बाबू बना रखा है। और जो आपकी जेब भर रहे हैं उनको आपने बड़े बड़े शहर दे दिए। उनको आप भले वो भी आईपीएस बन गए हैं आज की डेट में, लेकिन वो कैसे बने हैं, उनकी चाटुकारिता से वो यहाँ बने हैं, उनका कार्यशैली दिख रही है। हरिद्वार में डोभाल जी थे अभी, जिनको देहरादून का बनाया गया है, वो उनका कौन से, उनके ऊपर 50 केस है वहां, उनके खिलाफ दुनिया भर के लोग सड़कों पे है कि उनकी भी कार्यशैली सेम वही थी जो अजय सिंह जी की है यहाँ पे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो केवल इन चीजों में इन्वॉल्व है कि मेरी सरकार कैसे बचे, चाहे अंकिता भंडारी का केस में वीआईपी का नाम कैसे उजागर ना हो, इन चीजों पे जोर दिया जा रहा है। और आज वीआईपी की जो सीबीआई जांच हो रही है, लोगों ने उसमें से भी विश्वास उठ गया है अभी कि उसको न्याय मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वीआईपी सारे भारतीय जनता पार्टी के है। अब भारतीय जनता पार्टी की अगर वीआईपी का नाम उजागर हो गए तो सत्ता उनकी जाने वाली है, थू होने वाली है। तो क्यों ना उसको डिले करें। आज तक सरकार ने यह नहीं बताया कि उत्तराखंड सरकार ने अगर संस्तुति दे दी है तो सीबीआई ने लिस्टिंग कर दी या उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको लाने का उन्होंने कोई काम किया हुआ, कुछ नहीं किया है। उधम सिंह नगर की आपने अभी बात की कि जो सुखवंत सिंह था, उसने जो है सुसाइड करने से पहले हर पुलिस स्टेशन को गया, हो एसएसपी तक गया, उसके बाद उसने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी वो रिपोर्ट डाली कि भाई मैं असहाय हो चुका हूं, मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ ये घटना हुई है। अगर किसी ने भी उसका संज्ञान लिया होता तो शायद इससे बड़ा धोखा और इससे बड़ा जो है लांछन पुलिस पे नहीं हो सकता कि मेरे सारे अंग, मेरे मरने के बाद मेरे अंग जो बेच के इन पुलिस वालों को दे देना। इसका मतलब वो मांग रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी, धिक्कार है हमें तो कि हम ऐसे नेता के अंडर में काम कर रहे हैं। आज हमें अपने आप पे शर्म आती है कि हमने ऐसे नालायक लोग जो है सत्ता में भेजे हैं। आपको तो उसी केस में आज उसके बाद तो 5 मर्डर हो गए, और उसी केस में आपको जो है अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी और नैतिकता के आधार पर आपको रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन आपने किया नहीं, क्योंकि आप अभी भी अपने लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। देवरानी जी, हर तरफ से देखिए पिसना तो जनता को ही है। क्या भरोसा करेगी? क्या आखिरी सवाल यही था क्योंकि मेरा, क्या भरोसा करना चाहिए जनता को अब? देखिए नैना जी, अभी जनता बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है। आखिर किसी को आप मूर्ख कितनी देर के लिए बनाएंगे? लगातार 10 सालों से इन लोगों ने जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटकर, क्षेत्र के नाम पे बांटकर जनता को गुमराह करके जो है शासन किया। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, उनको पता है जो उनकी मूलभूत सुविधाएं, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, उस पर ये कुछ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। जो ये सरकार है ये गुमराह कर रही है, और इसीलिए उन्होंने मन बना लिया है कि अब वो छलावे में आने वाली नहीं है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी हो या जो भी नेशनल पार्टी कांग्रेस हो, इनके लिए बहुत बुरा समय आने वाला है। क्योंकि जनता जो उत्तराखंड की, वो बहुत सीधी सादी निर्दोष जनता है, लेकिन जब वो अपना पढ़ा लिखा आंकलन जो है, पढ़ा लिखा उसका उपयोग करती है, तो वो समय अब 2027 में आपको देखने को मिलेगा। इसको ये जरूर इन दोनों पार्टियों को नेस्तनाबूद करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य कहाँ हमारा है नैना जी, कि हमारी जो ये क्षेत्रीय पार्टी हैं ये एकजुट नहीं हो पा रही। अगर ये सभी पार्टियां एकजुट एक झंडे के नीचे आकर के और इन लोगों का सामना करें, इन जो छल बल कपट से उत्तराखंड को लूटने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको जरूर एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट जो है 2027 में मिलेगा। जनता चाहती है कि अब चेंज हो, जनता इनसे निजात पाना चाहती है, लेकिन विकल्प क्या है? विकल्प है क्षेत्रीय पार्टी, और क्षेत्रीय पार्टियों को सोचना पड़ेगा। आपको बंटना नहीं है, एक साथ आना है अगर जनता की आवाज आपको बनना है। अगर जनता क्या करेगी? जनता जो है फिर गुमराह हो जाती है, वो परेशान है, मैं किसको वोट दूं, मुझे 5 किलो राशन मिल रहा है उसको वोट दूं, या जहां मेरी बेटियों की अस्मिता लुट रही है, जो उनको बचाने के लिए आगे आ रहे हैं उनको वोट दूं। ये जो क्षेत्रीय पार्टियों को जनता के बीच में जाकर के समझाना होगा कि अब जो है आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है, हम उत्तराखंड के लिए लड़ेंगे, हम उत्तराखंडियत को बचाएंगे। जिन उन 42 लोगों ने जिन्होंने शहादत दी थी उत्तराखंड को बनाने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम आपका साथ देंगे। और जब जनता के बीच में ये क्षेत्रीय पार्टियां उनका विश्वास जीतने का काम करेगी, तो जरूर जो है उत्तराखंड की जनता एक निष्कर्ष तक जरूर पहुंचेगी। और 2027 में बहुत जरूरी है कि आपको बदलाव देखने को मिलेगा, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी पहल जो है क्षेत्रीय पार्टियों को करनी होगी।
भिन्न भिन्न क्षेत्रीय दल हमारे उत्तराखंड में। और देखिए, उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गए। 25 सालों में शासन किसका था? क्षेत्रीय दल एक बार भी इनको मौका नहीं मिला। उत्तराखंड क्रांति दल इतना पुराना दल है, भारतीय जनता पार्टी से भी पुराना दल है, लेकिन इनको कोई मौका नहीं इसलिए नहीं मिला, न तो इनके पास धन है, न बल है, न छल है, न कपट। हमारे पास क्या है? हम आम जन नागरिक आंदोलन से खड़े होकर के हमने एक दल बनाया है, उत्तराखंड की आवाज बनने का प्रयास किया है। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारे पास तो आम जनमानस की आवाज है, और उसी आवाज को हम इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, उसी आवाज को हम ऊंचा करने का प्रयास करेंगे। और देखना, धीरे धीरे ये आवाज आम जन नागरिक के जो है दिल तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और 2027 में एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो नैना जी, ठीक है। इसमें किसी प्रकार से मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, अब इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हमने पूर्व सैनिकों को भी बोला है कि आप भी एक साथ आइए, एक मंच पर आइए, भूल जाइए मनभेद मतभेद खत्म करिए। अगर आपको वास्तव में उत्तराखंड को बचाना है, और अगर आपको खाली भाषणबाजी करनी है, नेता बनना है, खाली अगर आपको एक विधायकी बनना है, तो फिर यह संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसे बड़े बड़े महाबली राक्षसों को हराना छोटे मोटे हमारे जैसे आम जनमानस का बिल्कुल बस का नहीं है। उसके लिए में एक साथ आना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प के साथ। उत्तराखंड को अपनी मान मर्यादा समझकर, अपनी मां समझकर कि ये मेरी मातृभूमि है, मुझे अपनी मां की इज्जत को बचाना है। और जिस दिन हर नागरिक, हर उत्तराखंडी और हर क्षेत्रीय पार्टी का कार्यकर्ता ये बात लेके चलेगा, तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारा ये सपना जरूर साकार होगा। और हम जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संकल्प एक नए विकल्प का लेकर जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हम जरूर उसमें सफलता पाएंगे। और 2027 में ये दोनों नेशनल पार्टियां जिन्होंने बार बार चूहे बिल्ली का खेल खेलकर इस उत्तराखंड को लूटने का काम किया है, उनको हम जरूर नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। ठीक है, राकेश ध्यानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, जल्दी जी से। मैम, मैं नैना जी, मैं ये मेरा ये बोलना है कि अगर आज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई है कि हिंदू सम्मेलन जगह जगह हर हफ्ते हिंदू सम्मेलन होने देहरादून के अंदर, डेमोग्राफी ऊपर जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं पर डेमोग्राफी करते जा रहे हैं। यूसीसी लाने वाले कौन थे? यूसीसी लाकर अपनी पीठ अपने आप थपथपाना। आज कौन से भारतीय जनता पार्टी के, हरियाणा में ले लीजिए, मध्य प्रदेश में ले लीजिए, राजस्थान में ले लीजिए, कहाँ यूसीसी रहे? आप यहाँ क्यों लाए भाई? हमारी तो संस्कृति भी नहीं थी वो। आज जो है बाहर से आप कारोबारियों को बुला रहे हैं, या उनको यूसीसी में परमिशन दे रहे हैं कि रख लो भाई, आपको परोस के दे रहे हैं, हम आपके लिए लागू है, कानून है हमारा। तो आपने हमारी संस्कृति पे कुठाराघात किया है, हमारी संस्कृति खराब की है, पलायन के लिए लोगों को मजबूर किया। अगर आप दोनों राष्ट्रीय दल जो है, अगर आज इनकी इच्छा शक्ति होती और हमारी राजधानी गैरसैंण होती, तो शायद पलायन भी रुकता, इतना क्राइम भी ना होता, क्योंकि पहाड़ों में इतने लोगों का, बाहर के लोगों का बस जाना इतना आसान नहीं था। तो शायद हिमाचल के तौर पे हम भी थोड़ा बहुत विकसित प्रदेश होता हमारा। लेकिन दुर्भाग्य है कि ना हमारी राजधानी बनी, और इन लोगों ने संसाधन आज सारे लूट के अपने कब्जे में रख लिए हैं। और अब ये स्थिति बन गई है कि बिना धनबल के राजनेता बनना बहुत मुश्किल काम हो गया है। ये अवधारणा लोगों में आ गई है कि मेरे पास भाई 10 करोड़ रुपए है नहीं, मैं कैसे विधायक बनूंगा। ये माहौल है। बिल्कुल। आशीष सैनी जी, आखिरी सवाल वैसे पूछ चुकी थी, लेकिन जिस तरीके से आपने सुना कि कांग्रेस को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं छवि जो है वो उतनी साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही है, जल्दी से क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं दोनों हमारे पैनलिस्ट हैं, इन्होंने राष्ट्रीय दलों की बात की। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इस देश को एक शिगुफा दिया है जिसका नाम है गैर कांग्रेसवाद। 1975 से शुरू हुआ है, यानी किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ नहीं रहना, कहीं भी रहिए। ये आरएसएस की लाइन है। मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप क्षेत्रीय दल हैं तो ये आरएसएस की लाइन छोड़ दीजिए कहना। कल को अगर आपके पार्टी के लोग अच्छा काम करेंगे, बढ़िया सरकार बनाएंगे, दूसरे राज्यों में बनेगी, तो आप भी तो राष्ट्रीय दल होंगे। अगर आप चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार की कमियों को खोलने का काम कर रहे हैं, तो ये गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत आपको त्यागना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने 1975 में देने का काम शुरू किया था और आज तक जारी है। हमें इसको छोड़कर संविधान की बात करनी चाहिए। संविधान की रक्षा करना, नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना, ये सब हमारी प्राथमिकता हो। सरकार बनाना हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता, मैं कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूँ, राहुल गांधी की तरफ से बोल रहा हूँ, देवरानी जी,
कि सरकार बनाना हमारी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन संविधान स्थापित करना, संविधान में लोगों की आस्था बनाना और सांप्रदायिकता जैसे दुर्गुणों से दूर रहना और देश के और प्रदेश के वेलफेयर की बात करना, यही हमारी प्राथमिकता है। और हम इस प्राथमिकता में आपके साथ खड़े हैं। आप भी हमारे साथ इस तानाशाही सरकार के खिलाफ खड़े हुई है। बिल्कुल, जिस दिन आपकी ये सोच होगी हम आपके साथ बिल्कुल खड़े होंगे, लेकिन यही सोच जरूर रहे हैं, बदलनी यही सोच पड़ेगी। है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारी यही सोच है कि हम पूरे प्रदेश को, ये इस प्रदेश में नहीं हर प्रदेश में है, हमारी सोच है कि संविधान मजबूत होगा। संविधान मजबूत होगा तो सभी नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होंगे, सभी के वेलफेयर की अनाउंस बात कर होगी। दीजिए, मैं आपको एक आशीष जी उदाहरण अनाउंस देता कर हूँ। दो कि हम क्षेत्रीय दल में मिलने जा रहे हैं, क्षेत्रीय दल को सपोर्ट कर रहे हैं। राकेश जी, डिबेट में प्रधानमंत्री बोल केयर दीजिए हम फंड क्षेत्रीय दल बनाया, को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री केयर फंड में 11,371 करोड़ रुपए का घोटाला प्रधानमंत्री ने अपने नाम पर किया है कोरोना में। बताइए आप बताइए, क्या उस पर सवाल उठने जरूरी है या नहीं है? और ऐसे एक नहीं, कई हजार सवाल हैं। हर एक जो गड़बड़ियां हुई है उस पर हर एक पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि संविधान मजबूत हो। यदि संवैधानिक ताकतें मजबूत होती, संस्थाएं मजबूत होती, तो प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था कि पीएम केयर फंड में पैसा कैसे लिया जा रहा है। लेकिन इंडियन रेलवे ने, नाल्को ने, बड़ी बड़ी संस्थाओं ने, ओएनजीसी ने, पेट्रोलियम कंपनियों ने करोड़ों रुपए दे दिया। वो करोड़ों रुपए आपके और हमारे जो लोग हैं इनके काम आ सकते थे, लेकिन वो सब पैसा वेस्ट किया गया, आपकी और हमारी आंखों के सामने वेस्ट हुआ है। आज कोई संस्था ये सवाल पूछने को तैयार नहीं है, कोई संस्था ये कांग्रेस के सवाल नहीं नेता भी पूछ रही कम है नहीं थे, कि आज केंद्रीय जितने मंत्री कलेक्टेड नेता हरदीप आपके थे पुरी, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के मिले यही हुए हैं। होता है, चाहे आइए, कांग्रेस आए यदि बीजेपी आए, केंद्रीय कहना मंत्री सबका हरदीप यही पुरी होता है किस कि ये हैसियत से होना वहां चाहिए काम था, ये कर नहीं रहे हैं? होना चाहिए था, लेकिन वहां सवाल कौन बहुत बैठे सारे हैं? खड़े हो इनके आदमी जाते बैठे हुए हैं। हैं वहां पे। डिबेट में बोलना अलग बात है और जो धरातल की सच्चाई है वो अलग बात है। हम तो चाहते वही हैं कि बात है ना कांग्रेस सर, डिक्लेयर क्योंकि करे। दावे देखिए, वादे सभी राकेश जी, करते हैं, लेकिन फिर भी आज इतने साल बाद यही सारी बातें फिर से रिपीट होती हैं, तो ये नहीं, बहुत कारण सोचने क्या की ना, बात है जो जनता के लिए भी कि आखिर मैं विश्वास किस पे किया जाए, ये बहुत नैना बड़ा जी, इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। जी नैना जी, एक 10 सेकंड की बात मैं राकेश ध्यानी जी से कहना चाहूंगा। जिस वक्त आपकी पार्टी के 2 नए नेता जो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, उन्होंने अगर पहाड़ और मैदान की बात ना की होती, वो आज से नहीं कर रहे, वो हमेशा से कर रहे जब से उत्तराखंड राज्य बना है। हम सब उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में पहाड़ और मैदान की बात करना, समझ लो राज्य की अर्थव्यवस्था नहीं के नहीं पैरों पर आशीष कुल्हाड़ी जी, मैं मारने के रोकना समान चाहूंगा, है। मैं रोकना आपको राकेश चाहूंगा। जी उन एक दोनों बार को कंटिन्यू पार्टी करिए से जी, फिर बाहर मैं आती हूँ निकाल आपके देना पास। चाहिए था। आपको भावना पांडे को भी बाहर निकाल देना चाहिए था, जिसने प्यारी पहाड़न रेस्टोरेंट पर तोड़फोड़ की। लेकिन आप अगर अपनी विचारधारा में समानता, समरसता और एक रूपता लाने का काम नहीं कर सकते, तो इसमें ये सुधार की गुंजाइश है। ठीक है बिल्कुल आशीष जी, मैं ध्यानी जी जल्दी से, वक्त कम है क्योंकि आखिरी सवाल तो पूछ ही चुकी थी अगर मैं, ये फिर भी जय पहाड़ी बोला है तो आपको याद होगा कि जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना था, उत्तर प्रदेश से अलग बना था, तो उस समय ही इसको एक पहाड़ी राज्य का दर्जा दिया गया था, पहाड़ी प्रदेश है ये। तो हम तो नाशसन से लगा के और माना तक, आपका जो है चंपावत से लगा के चक्रोदा तक इसको पहाड़ी राज्य मानते हैं। आप क्यों सैनिक जी, आप हमारे नहीं, आप भी पहाड़ी है, नहीं, मैं भी नहीं, पहाड़ी हूँ, क्या परेशानी है नहीं, पहाड़ी बोलने में? नहीं, मानने और ना आप मानने की बात देखिए, नहीं है। मुख्य मानने या ना मानने की बात नहीं है, बात आचरण में दिखनी चाहिए। नहीं, आप फिर भी मैं हमने आपको उदाहरण देता फिर हूँ, भी हमने आप इस चीज का भारतीय संज्ञान जनता लिया है, पार्टी और हमारे अध्यक्ष जी कांग्रेस ने इसका पार्टी में संज्ञान भी लिया गए है, हैं। हमने उस चीज पे क्लेरिफाई भी किया है कि वो चीजें नहीं है, इसमें अपनी अवधारणा आपको चेंज करनी होगी कि देखिए हम पहाड़ी और मैदान वाली बात सैनिक साहब, करते मैं ही नहीं। स्पष्ट आपको बता देना मेरा चाहता हूँ। उद्देश्य ये है ध्यानी जी, कि आप आशीष जी, पहाड़ इन की सब पानी टॉपिक्स और पे मैं जवानी फिर को से कभी रोकने के लिए डिबेट काम रख करेंगे, लूंगी। तो हम सब साथ खड़े फिलहाल होंगे। वक्त कम है, तो इसको देखते हुए इस टॉपिक पर फिर कभी आप डिबेट रखेंगे। फिलहाल वक्त कम है, इसको देखते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस खास डिबेट में जुड़ने के लिए। जी थैंक यू। देहरादून और आसपास के शहरों में फैली दहशत, लगातार बढ़ती हत्याओं और अपराध की घटनाओं ने आम नागरिकों को असुरक्षित कर दिया है। व्यस्त इलाकों में भी अपराधी अब बेखौफ घूम रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। और देखिए, सवाल जवाब तो लगातार खड़े होते हैं, लेकिन प्रशासन की जवाबदेही और भाजपा सरकार की आंखें कब तक खुलती हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 31 के साथ। नमस्कार।